गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ेंगे, मॉडल पेपर को पढ़ने चल रहे हैं। और ये है कि लॉकडाउन लगने के बाद फिर से वही समस्या आ गई जो अगले साल थी। तो आप लोग घर पे होंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ना शुरू करिए, पढ़ाई बंद मत करिए, एग्जाम होगा। तो इस तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं, लॉकडाउन में मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। और विद्या का जो मॉडल होगा आप देखिएगा, घर घर पे विद्या जो रखे होंगे आप, तो विद्या 2021 वाले में देखेंगे मॉडल पहला, वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको देखिएगा। तो मॉडल फर्स्ट जो है फिजिक्स का है, उसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देखिए। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो पहली बात इसमें समझ में ये आना चाहिए कि समतल दर्पण क्या होता है, आपको पता है। उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं, कहेंगे आवर्धन क्या होगा कि किसी भी दर्पण के द्वारा, किसी दर्पण के द्वारा उसका बना प्रतिबिंब और उसके वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो हम लोग समतल दर्पण देखे थे, तो समतल दर्पण की एक खासियत ये है कि समतल दर्पण में यदि यहाँ पर कोई वस्तु अगर यहाँ पर रखा गया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका जो ये जो वस्तु है, इसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वस्तु को बिंब कहते हैं। और इसका जो इमेज बनता है, इसका जो इमेज बनता है उसको उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण के जस्ट उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे जो बनेगा तो ये आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण के यहाँ से ये दूरी क्या होगी, ये और ये दूरी क्या होती है, समान होती है। और हम कहेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा, जो बिंब होगा, मतलब जो वस्तु होगा और जो प्रतिबिंब होगा, दोनों की लंबाई क्या होती है, इसमें बराबर होती है, समान होती है। तो जो यहाँ पर कहेंगे कि जो रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होता है, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ये हमारा जो प्रतिबिंब है ये एच डैश होगा, एच डैश होगा। जो वस्तु होगा, वस्तु की लंबाई को मैंने लिया क्या, एच लिया। तो ये होता है। आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे में हम लोग कह सकते हैं, जो ये होता है इसे हम कह सकते हैं भी बटे क्या होता है, यू होता है। तो ये सब ध्यान से देखा जाए तो इसकी जो दोनों की लंबाई जो होती है बराबर होती है। अतः क्या होगा, एच बराबर होगा एच डैश, या फिर भी बराबर होगा किसके, भी बराबर होता हमेशा यू के। तो इस दशा में क्या होगा, जब दोनों बराबर होंगे तो m का मान सदैव कितना आता है, 1 आता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें से, इसमें से ऑप्शन पहला सही हुआ। इसमें से पहला ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है। इसमें विचलन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विचलन किसे कहते हैं। तो विचलन किसे कहते हैं, इस बात को समझ पाते हैं विचलन क्या होता है। हम लोग पढ़े थे कि विचलन क्या होता है। ये हमारा प्रिज्म होगा। इस प्रिज्म के द्वारा कहेंगे कि श्वेत प्रकाश की किरण आती है और प्रिज्म पर पड़ती है। श्वेत प्रकाश की किरण आती है और प्रिज्म पड़ने के बाद प्रिज्म द्वारा क्या होगा, 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को, ये 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, विचलन कहते हैं, सॉरी विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विक्षेपण कहते हैं। तो ये विक्षेपण की जो घटना होती है वो 7 रंगों में विभक्त होना क्या बोलते हैं, परिभाषा क्या है, विक्षेपण किसे कहते हैं। कहेंगे वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो कहेंगे श्वेत प्रकाश के द्वारा, श्वेत प्रिज्म द्वारा, सॉरी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है। इसमें कहेंगे श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह श्वेत प्रकाश का 7 रंग में विभक्त होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा किसका विक्षेपण हो रहा है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्यादा हो गया। तो हम लोग कितने कहेंगे, 7 रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा बैगनी, बैगनी, बैगनी रंग। उसके बाद
बैगनी, बैगनी। उसके बाद दूसरा होगा हमारा बैगनी रंग, सबसे पहला होगा, ऊपर से कौन होगा, लाल होगा, लाल होगा। बीच में जो होता है वह हरा होता है, बीच में कौन होगा, हरा होगा। तो इस प्रकार से बैगनस पहला हो, दूसरी, उसके बाद कौन सा होगा, जामुनी, उसके बाद जामुनी होगा। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर नीला होगा, यहाँ पर नीला होगा। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद होगा पीला, उसके बाद कौन सा होगा, नारंगी, उसके बाद नारंगी। तो इस प्रकार से सबसे अधिक विक्षेपण कौन सा हो रहा है, तो सबसे कम विक्षेपण किसका हो रहा, लाल का। मतलब सबसे अधिक जो विचलन हो रहा है वो किसका हो रहा है, बैगनी का हो रहा है। सबसे अधिक जो विक्षेपण हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा अधिक विचलन हो रहा है, वह बैगनी का हो रहा है। और सबसे कम हो रहा है किसका, लाल का हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में अगर बैगनी पूछा, सबसे अधिक पूछा है, सबसे कम पूछेगा तो आंसर कौन हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। ऐसा कौन सा रंग है श्वेत प्रकाश में जिसका विक्षेपण, जिसका विचलन मध्य में पड़ता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, हरा होता है। इसका आंसर कौन होगा, हरा होगा। इस बात को हम लोग समझ पाए, इसका आंसर कौन सा होगा, इसमें होगा बैगनी रंग सबसे अधिक विक्षेपण होता है। इसका क्वेश्चन नंबर घर को देखते हैं, पहले का घर क्या कह रहा है, रीड करते हैं इसको। ताप बढ़ाने पर किसकी चालकता, किसी चालक की, सॉरी, ताप बढ़ाने पर किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोध क्या है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है, कभी कभी घटता है। तो पहले क्वेश्चन ये होता है प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी चालक में बहने वाली धारा या आवेश के प्रवाह का विरोध करने वाले गुण को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध जो होता है वह बताया गया था कि प्रतिरोध किन कारणों पर, किन पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो होता है इसे R से प्रदर्शित करते हैं और सिंबलिकली रूप से इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रतिरोध होता है। और ये डिपेंड करता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, लंबाई पर। लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है। प्रतिरोध जो होता है लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है। दूसरा जो होता है प्रतिरोध क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा जो बोल रहे थे हम लोग कि जो धातु होता है धातु की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। और तीसरा जो होता है वह ताप पर निर्भर करता है। चौथा जो होगा टॉपिक वो ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर ये प्रतिरोध जो होता है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, क्षेत्रफल पर घटता है। तो ये बातें हो चुकी। हम लोग यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हैं कौन सा होगा इसमें, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का, अगर चालक है उसका अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या होगा, इसका प्रतिरोध जो होता है वह बढ़ता है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं घ का। घ में क्या करेंगे हम लोग, घ में वेबर किस राशि का मात्रक है, वेबर किस राशि का मात्रक है। तो वेबर किस राशि का मात्रक, उसमें देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ। पहला चुंबकीय क्षेत्र, पहला क्या बोलेंगे इसको, चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के जो मात्रक होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। इसके 4 मात्रक होते हैं, 3 को ही एडॉप्ट करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के जो 3 मात्रक होते हैं कौन कौन से होंगे उसको बोलेंगे क्या होता है। इसका पहला मात्रक होता है वेबर पर मीटर का स्क्वायर। दूसरा होता है वेबर, वेबर उसका जो पहला मात्रक होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। दूसरा होता है वेबर पर, दूसरा मात्रक जो होगा, सॉरी, दूसरा मात्रक जो लिखेंगे इसका न्यूटन पर एम्पियर मीटर। दूसरा जो मात्रक होगा इसका न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसका दूसरा मात्रक होता है। तीसरा मात्रक इसे बोलते हैं कौन सा होता है, टेस्ला होता है। तीसरा मात्रक टेस्ला होता है। अब तो रही इस पहले ऑप्शन की बात, दूसरा पहला ऑप्शन मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है इसका मात्रक वही होता है, क्या, इसका मात्रक होता है वेबर होता है, इसका मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। इसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो सूत्र होता है वह
ये बी बराबर होता है, बी बराबर होगा पाई अपान क्या होता है ए। मतलब क्या होगा इसकी परिभाषा कि किसी एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो इसी या फिर इसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। तो यह कहने का मतलब ये हुआ कि डेंसिटी जिस तरह से हम लोग के इकाई क्षेत्रफल में यदि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अगर बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। तो तीव्रता जो है वही दूसरा इस तरह से इसको भी कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है इसका भी मात्रक क्या बोलेंगे, वेबर पर, इसका मात्रक वही होगा वेबर पर, इसको लिखेंगे हम लोग, मात्रक हो गया वही ऊपर वाला, वेबर पर मीटर का स्क्वायर होता है। इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर इसकी बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, इसकी परिभाषा क्या होगा, कहेंगे एकांक वैद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ई बराबर क्या बोलते हैं कि जो बल होगा और ये लगने वाला बल बटे क्या होता आवेश, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन पर, क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम होता है। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, इससे ऑप्शन सही होगा कौन सा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ये वेबर किसका मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो ये बात हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हम लोग समझ पाए, पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो हम लोग इसमें देख पाए पहला, ताप बढ़ाने में क्या होगा, कौन बढ़ेगा, और ताप बढ़ाने प्रतिरोध के साथ क्या होता है, प्रतिरोध की परिभाषा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब वेबर किस राशि का मात्रक, इसमें चारों मात्रक इस तरह से देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग दूसरे के 6 क्वेश्चन आप लोग रीड कर पा रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे लगा होगा। तो इस क्वेश्चन पे ये आप रीड कर लीजिए, क्या लिखा है इसमें। ये इसमें रिलेशन पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध पूछ रहा है। तो किसी गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध क्या होता है उसको हम लोग देख पाएंगे। हम लोग ये समझ पाते हैं कि गोली दर्पण जो होता है वो इस प्रकार से होता है, गोली दर्पण ये है गोली दर्पण। तो इस गोली दर्पण का जो वक्रता जो होता है, जो जिस जिस गोले से बना उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र ये होगा, जिसका जो फोकस होता है ये होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं क्या, आर बोलते हैं। और ये जो दूरी होती है इसी को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, या इसी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इनमें से जो रिलेशन है वो क्या है कि जब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखने के बाद क्या मिलता है, यहाँ से एफ बराबर होगा, एफ बराबर आर बटे 2 होता है। मतलब हम कहेंगे कि वक्रता दर्पण की जो होती है फोकस होती है, वह जो दर्पण की फोकस क्या बोलेंगे, दर्पण की फोकस जो होती है, दर्पण की फोकस, फोकस दूरी बराबर क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता त्रिज्या बटे क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या बटे 2 लिखेंगे। मतलब ये फोकस एफ बराबर लिखेंगे आर बटे 2, या फिर आर बराबर लिखेंगे हम लोग 2f। तो ये दोनों बातों को हम लोग समझ पाए, इसको नोट करिए। हम लोग दूसरे का ख देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की चश्मा लगाया है और उसमें उत्तल लेंस लगा है, उत्तल लेंस का चश्मे में उसको उत्तल लेंस लगाया, तो कौन सा दोष है यही पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की जो नेचर होता है कि वो प्रकाश किरण को कन्वर्ट करता है, मतलब प्रकाश किरण को एकत्रित करता है। मतलब ये व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो दिखता है लेकिन नजदीक की नहीं दिखता, और जो दिखता है वही। तो उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहा है, कौन सा दोष है। तो उत्तल लेंस का जब प्रयोग आदमी करता है, कोई व्यक्ति करता है उत्तल लेंस का प्रयोग, तो इसका मतलब ये है कि वह उत्तल लेंस प्रकाश किरण को रोकता है। जो रेटिना का जो प्रतिबिंब जो होता है, यदि प्रतिबिंब जो होता है रेटिना से बाहर बनता है, तो उस दशा में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखती हैं, स्पष्ट रूप से दिखती हैं। ज्यादा प्रकाश चली जाती है उधर, तो प्रतिबिंब जो पास की वस्तुएं होती है वो दिखाई नहीं देती हैं। जब पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो इस प्रकाश किरण को दूर से नजदीक लाने के लिए हम जब प्रयोग करते हैं, किसको प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
अब उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब हमें दोष कौन सा है, उस व्यक्ति को दोष होगा दूर दृष्टि दोष होगा। उससे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में है कि एक कूलाम, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की, कह रहा है एक कूलाम आवेश की रचना करना है, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा थे, हम लोग पढ़े थे, कौन सा सूत्र, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आवेश में क्या संबंध है। तो ये एक कूलाम जो आवेश से, ये तो आवेश का मान है, ये आवेश है। तो बोले थे हम लोग, ये सूत्र पढ़े थे हम लोग, आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर, आवेश को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। तो आवेश क्यू बराबर होता है, आवेश क्यू बराबर होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, या इसी को बोलते हैं Q बराबर n इंटू ई। अब यहाँ से Q का मान दिया है, Q का मान कितना दिया, 1 दिया है, और n का मान पूछा है, और E का मान दुनिया जानता है। E बराबर क्या होता है, 1 E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 का घाते -19 कूलाम होता है। तो यहाँ से हम लोग n का मान जो निकालेंगे वह n का मान होगा कितना, 1 बटे क्या होगा, E होगा। तो 1 और E का मान 1.6 गुणे 10 का घाते -19, इसको क्या करेंगे हम लोग, उसको ऊपर ले जाएंगे। तो जब ऊपर ले गए 10 का घात क्या हो गया, 19 बटे कितना हो गया, 1.6। यहाँ पर क्या करेंगे, 10 गुणे 10 कितनी बार, 19 बार, एक 10 लिख दिया। तो आपको अब ये जो बाकी बचा है वह कितना हुआ, 18 होगा, बटे कितना करेंगे हम लोग, 1.6। ये ध्यान रखना, ये 10 है, 0.6 है, 0 लिख के 0 बढ़ा दिया, 0 कैंसिल कर दिया, मतलब 100 में 16 का भाग देंगे तो ये आएगा 6.25 गुणे 10 का घाते 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक कूलाम में होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, तीसरे का। क्वेश्चन को रीड करिए केयरफुली। तीसरे का क्या, इसमें क्या रहा है कि एक दर्पण है, दर्पण में 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो ये वस्तु जो रखी गई, दर्पण से ध्रुव से दूरी जो होती है वह क्या होगा, u होगा। और ये कह रहा है कि जो दर्पण में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई के आधी है। कहने का मतलब लंबाई किसकी ज्यादा है, लंबाई प्रतिबिंब की कम है, वस्तु की लंबाई ज्यादा है। कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के आधी है। तो मतलब जितनी वस्तु लंबी होगा, अगर 10 मीटर लंबी है वस्तु, तो प्रतिबिंब की लंबाई 5 होगा। तो कहने का मतलब जो है, ये यहाँ पर जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू है वो कितना है, 1/2 है। मतलब 1/2 है, किसका मान, m का मान दिया है। मतलब ये जो है वस्तु, ये प्रतिबिंब है, और ये क्या है, वस्तु है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि m का जो मान होता है, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो u का मान दिया है, तो अब पूछा है कि उस दर्पण के फोकस दूरी की गणना कीजिए। फोकस दूरी की गणना करनी है, फोकस का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं कि m का मान 1/2, m का मान 1/2, और 1/2 बराबर होता है v अपान क्या लिखेंगे, u। अभी ये भी पता होगा, हम लोग जानते हैं m बराबर माइनस v अपान क्या होता है, u होता है। तो m का मान यहाँ पर रख देते हैं। जब m का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर होगा माइनस v अपान क्या होगा, u। यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा v बराबर माइनस का कितना होगा, 2u। यहाँ बातें क्लियर है, ध्यान से देखिए, सॉरी ये गलत हो रहा है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2v बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का u। और u का मान पहले से पता है, u का मान कितना, 25। तो यहाँ पर v का मान जो आएगा वह -25 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह -25 बटे 2 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है। अब हम लोग एक बात करते हैं, जो लेंस दर्पण का सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र ये होता है कि 1/f बराबर होता 1/v प्लस होता 1/ क्या होता है, u होता है। तो 1/v का मान, चलिए 1/f बराबर होगा 1/f, ये v का मान कितना है, ये। तो v का मान हम लोग लिख पाएंगे, क्योंकि वहां पर इसका मान दिया था,
किसका मान, ये वैल्यू दिया था और इसका मान कितना है, वो 25 सेंटीमीटर यू का मान है, तो 25 रखेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे, कितना लिखेंगे, 1 बटे कितना लिखेंगे, 25/2 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कितना, 1 बटे कितना, 25। ये आपकी, ये रहा आपका यू का मान। तो हम लोग इस तरह से समझ पाएंगे, इसको हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या होगा, 1/f बराबर होगा, ये उल्टा हो जाएगा, 2 बटे कितना होगा, 25 और माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, 25। इसको उल्टा कर देंगे, ये 25 लघु एलसीएम 25, यहाँ पर 2 माइनस 1 बराबर कितना, 1/f और इसके नीचे लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1 बटे क्या होगा, 25। एफ की जो वैल्यू आई कितना आई, 25 सेंटीमीटर आएगी। एफ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। हाँ, एक बात हम लोग पहले से जानते हैं, यदि उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है, मैंने एक बात कही, कहानी बताई थी इसमें कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो पहले होता है, एक इंसान है, इसके पास 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो इंसान जब की डेथ हो जाती है तो उसमें बड़े बच्चे की क्या होती है, कर्जदार हो जाता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण हमेशा, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, अवतल हमेशा क्या होता है, माइनस होता है उसकी फोकस दूरी, उत्तल जो होता है हमेशा प्लस होता है। तो जी मेरा आंसर आया, फोकस में प्लस आया है और उत्तल दर्पण है तो इसका मतलब प्लस आना ही चाहिए, इसका मतलब ये सही है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम लोग कि उत्तल दर्पण का हमेशा प्लस में आएगा, अवतल दर्पण का हमेशा माइनस में आएगा। इसमें से कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या पढ़ते हैं, ख वाला पार्ट। तीसरे का 3 के बाद 8वां क्वेश्चन है। तो 3 का 8वां क्वेश्चन में कहेंगे, उसमें एक व्यक्ति है। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। उसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की स्वस्थ आंख है और उसमें दूरबिंदु और निकट बिंदु का क्या तात्पर्य है, उसका मतलब पूछ रहा है। तो सबसे पहले कहेंगे निकट बिंदु किसे कहते हैं, हेडिंग डालेंगे निकट बिंदु। तो निकट बिंदु क्या होता है कि स्वस्थ मनुष्य के द्वारा, स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा क्या बोलते हैं, स्वस्थ 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 व्यक्ति के द्वारा निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उस बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। और यह स्वस्थ आंखों के लिए क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। स्वस्थ आंखों के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब यहीं पर हेडिंग डालेंगे, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे कौन सा, दूरबिंदु पूछ रहा है, कौन सा, दूरबिंदु। तो दूरबिंदु क्या होगा, स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा अधिकतम दूरी, क्या होगा, अधिकतम दूरी, अधिकतम 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 दूरी को क्या करेंगे, अधिकतम दूरी के बिंदु को, अधिकतम दूरी के बिंदु को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे दूर बिंदु कहते हैं। और ये दूर बिंदु जो होता है वह स्वस्थ मनुष्य के लिए क्या होता है, यह अनंत होता है। स्वस्थ मनुष्य के लिए क्या होगा, अनंत होगा। इसकी डिफिनेशन फिर से देख लीजिए एक बार। कहते हैं कि निकट बिंदु किसे कहेंगे, कहेंगे मनुष्य के द्वारा वह बिंदु जो निकटतम दूरी तक देख सकता है उसे निकट बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। दूरबिंदु हेडिंग डालेंगे, दूरबिंदु में यही बात लिखेंगे कि स्वस्थ मनुष्य के द्वारा अधिकतम दूरी से दूरी, वह बिंदु जो अधिकतम दूरी से देखी जा सकती है उसे दूर बिंदु कहते हैं। इसका मान अनंत होता है। अनंत माना इनफाइनाइट होता है, बहुत दूरी तक होता है, अनंत दूरी तक होता है। तो ये बातें हम लोग नोट कर पाए। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे का ख क्वेश्चन। तीसरे के ख क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरे का ख वाला पार्ट है ये। ख वाले पार्ट में कह रहा है कि एक कोई चालक तार में धारा बह रही है और यदि चालक तार में, मान लीजिए चालक तार है, ये चालक है
और इस चालक तार में अब धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। तो आई धारा बह रही है तो चालक तार का प्रतिरोध कितना आर है और इसमें धारा बह रही है कितने समय तक, टी समय तक बह रही है। यदि वह तीन, तो उसमें जो बह रही है तो इसमें ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वह H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। तो हम लोग कह पाते हैं कि इसका जो मान दिया है, यदि हम 30 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, 30 समय तक प्रवाहित किया जाता है, तो उसकी जो धारा होती है 30 समय तक बहने के बाद, 30 समय के बाद बहने के बाद, देखिए पहले क्या करेंगे, पहला जो समीकरण होगा H का मान, इसमें आई स्क्वायर आर टी जो आएगा, इसकी मान दिया है 3 दिया है, चलिए ठीक है, इस समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर बाद में क्या कर रहा है कि धारा को दुगुना कर दे रहा है। अगर हम धारा को दुगुना कर दे रहे हैं, ये सब सेम रख रहे हैं, तो ये इस समय जो आएगा वो कितना होगा, यही पूछा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब कितना हीट जो होगा यहाँ पर 3 हो रहा है, अब यहाँ पर हीट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी बात करें, दोनों से भाग दे दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यही पर आ रहा है आई बटे कितना होगा, 2i का स्क्वायर हो जा रहा है, यहाँ पर 3 अपान क्या हो रहा है, h हो जा रहा है। तो यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 बटे कितना, 1/2, 1/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 अपान क्या करेंगे, h करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, बराबर कितना 3 अपान h हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो h का जो वैल्यू आएगा कितना आएगी, 12 आएगी। h का मान कितना आएगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। वैसे h नहीं होगा, यहाँ पर t की वैल्यू होता है, t टेम्परेचर पूछा है ना, तो इस किसका मान कितना हो जाएगा, इसका होगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, मैक्सवेल के दक्षिणापेच का नियम, तीसरे खंड का अथवा कह रहा है। मैक्सवेल के दक्षिणापेच का नियम का मतलब यह है कि उनके पहली बात जो पेच है वो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ये क्या है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार का इनका जो मैक्सवेल साहब का जो पेच का नियम है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने के लिए मैक्सवेल साहब ने बोला था, क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि आप पेच को मैंने स्क्रू जो नट कसते हैं उसको आप हाथ में ले लीजिए, और किस हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में मत लीजिए गलती से, क्योंकि दाहिने हाथ का नियम है। तो दक्षिणा पेच का मतलब दायां हाथ में लीजिए पेच को, और पेच को इस प्रकार घुमाइए, इस तरह से घुमाइए कि उसमें जो उसकी जो नोक है वो धारा की दिशा में बहती है। उसको मतलब पेच को इस तरह से घुमाना है कि उसकी नोक जो है वो किधर जाए, धारा की दिशा में जब बहे। तो उस समय जब घुमाते हैं आप, जिस समय हम लोग घुमाते हैं तो उस समय जिस तरह से हमारी उंगलियां घूमती है वही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। तो कहेंगे मैक्सवेल के दक्षिणा पेच का नियम क्या कहता है, यदि क्या करेंगे, स्क्रू को हाथ में लेकर के, यदि स्क्रू को दाएं हाथ में लेकर के क्या बोलेंगे, यदि स्क्रू को क्या बोलेंगे, स्क्रू को दाएं हाथ में लेकर, यदि पेच को दाएं हाथ में, इस हाथ में दाएं हाथ में लेकर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक धारा की दिशा में गति करे, धारा की दिशा में गति करे, धारा की दिशा में गति करे। उस दशा में उंगलियों की गति, उस दशा में उंगली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब कहने का मतलब ये है
यदि कोई ये पेंच है, मान लीजिए ये क्या है, पेंच है। अब पेंच की, अब ये कह रहा है यदि कोई चालक है, चालक में धारा इस तरह से बह रही है, तो चालक में इस तरह से धारा बह रही होगी, इस पेंच को क्या करेंगे, हाथ में पकड़ करके इसको किस प्रकार घुमाएंगे। इस समय क्या होगा कि जो नट होगा इस तरह से, ये समझ लीजिए, इसको क्या करना है, बंद करना है, इसको इस तरह से घुमाया जाए जिससे क्या हो कि ये इस तरह से नीचे की ओर गति करे। जो नीचे की ओर गति करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से घुमाएंगे। तो इस प्रकार से घुमाने की दिशा कौन सा होगा, ये इस प्रकार से गति करेगा, इस प्रकार से गति करेगा। इसको नोट करिए। हाँ, इस पर एक बार फिर से समझते हैं कि मैक्सवेल साहब के इस नियम के अनुसार कैसे कहेंगे कि हम लोग पेज को किस हाथ में लेना, दाएं हाथ में। आराम से समझिए, पेज को दाएं हाथ में लीजिए और पेज को इस प्रकार से घुमाइए कि उसकी नोक धारा की दिशा में गति करती है। तो उस दशा में जो उंगलियां जिस प्रकार से गति करती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को गति करती है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये वाली। ठीक है, इसको नोट करिए। क्या होगा, यदि पेज को दाएं हाथ में लेकर के इस प्रकार घुमाया जाए कि पेज की नोक की धारा, नोक की दिशा, नोक, पेज की नोक, पेज की नोक धारा की दिशा में गति करे, तो उस दशा में उंगली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हो सकता है। हाँ, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, कह रहा है कि रेखीय आवर्धन की क्षमता बताइए। रेखीय आवर्धन की क्षमता किसे, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। और उसके बाद ये भी पूछ रहा है कि रेखीय आवर्धन के बाद ये यम बराबर माइनस भी बटे यू को क्या करिए, दर्शाइए, प्रदर्शित करिए। तो हम लोग इसमें एक क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्या होगा कि इसमें रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो कहेंगे यदि किसी दर्पण के द्वारा बने बिंब की लंबाई, किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहे, जो ये दूरियां नापते हैं, लंबाई जो नापते हैं, वह मुख्य अक्ष के लंबवत होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने मान लेते हैं कि मैंने मान लिया क्या, कि माना अवतल दर्पण के द्वारा बने जो प्रतिबिंब होगा उसकी रेखीय आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो हम लोग मानते हैं यहाँ पर यदि कोई ये दर्पण हमारा होगा, कौन सा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। इस अवतल दर्पण के द्वारा इसको नोट करेंगे और उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये बातें कौन सी होगी कि हमने लिया कौन सा, ये बातें हमने रेखीय आवर्धन क्षमता की बात कर ली। रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से प्रयास करते हैं, क्या बोलते हैं कि किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। और ये भी कहेंगे कि जो लंबाई लेते हैं, जो दूर लंबाई लेते हैं, या फिर किसकी, वस्तु की लंबाई या और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात, तो वस्तु की जो लंबाई लेते हैं वो मुख्य अक्ष की क्या लेंगे, लंबवत लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई या ली गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर m बराबर जो होगा वो प्रतिबिंब की लंबाई
और बटे वस्तु की लंबाई होती है। तो ये बात हम लोग समझ पाए। यहाँ से ये नोट करने के बाद हम लोग आगे इसका डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन किस तरह से होगा कि जो फार्मूला है यम बराबर माइनस भी अपान कितना है यू लाना है। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा, और ये भी बहुत आसान तरीके से। कैसे हम लोग चाहे उत्तल दर्पण ले चाहे अवतल दर्पण ले, हम अवतल दर्पण लेते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण अगर लेकर के करते हैं तो देखिएगा अवतल दर्पण में कुल 6 केसेस बनते हैं। तो 6 केसेस बनेंगे और 6 केसेस जो बनते हैं इसको आधार पर देखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये आपका ध्रुव होगा, ये ध्रुव है, और यहाँ पर क्या होगा, ये अगर वक्रता केंद्र सी होगा तो फोकस आपका ये होगा। तो हम लोग जानते हैं यदि कोई वस्तु है और मान लीजिए वस्तु कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है। तो अगर यहाँ पर रखा है और ये दूरी क्या हो गई, ये अनंत और सी के बीच में है, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है, तो ये इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है और फोकस से होकर चली जाती है। ये समांतर कोई प्रकाश किरण आएगी और फोकस से होकर वापस चली जाती है, ये हो गया। यदि कोई प्रकाश किरण दूसरा इस प्रकार से है, वो किधर से होके जाएगी, यदि मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर सी से, प्रकाशिक केंद्र सी से होके जाती है और दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, वापस चली जाती है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। इसका प्रतिबिंब आपका प्राप्त कहाँ हो गया, यहाँ पे प्राप्त हो गया। यहाँ पर वस्तु है और इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ये। तो ये आपका क्या हो गया, वो ये वस्तु हो गया। ये क्या है, ये आपका प्रतिबिंब हो गया। ये आपका प्रतिबिंब हो गया। तो हम लोग ये बात करते हैं, जो ये वाली दूरी होती है, ये वाली दूरी है, इसे क्या बोलते हैं, ये वाली दूरी को हम लोग यू बोलते हैं, और ये वाली दूरी को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। और ये वाली जो लंबाई लेते हैं, ये वाली लंबाई, इसको मैंने माना क्या, एच, और इस लंबाई को क्या लिया हमने, इस लंबाई को लिया एच डैश लिया, इस लंबाई को क्या लिया, एच डैश लिया। तो हम लोग इन्हीं बातों को ध्यान से देखते हुए क्या करेंगे, वहां पर रेखीय आवर्धन क्षमता की बात कर रहे हैं। तो रेखीय आवर्धन क्षमता में क्या हो रहा है, रेखीय आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या लिखेंगे, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। और आप जानते हैं ये बात हम लोगों ने देखा था चिन्ह परिपाटी में, यदि कोई दूरी नापना है, यदि वो मुख्य अक्ष से ऊपर की नापना है तो प्लस लेते हैं, और मुख्य अक्ष से नीचे लेंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ध्यान से देखते हैं कि वस्तु जो हमारा क्षमता एम का जो मान है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब देखते हैं जो भी लंबाई है, लेकिन ये मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है, तो ये दूरी क्या होगा, ये वाली जो होगा ये निगेटिव हो जाता है। ये आपका ये जो आता है ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। बटे क्या लिखेंगे, बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या होता है, धनात्मक होता है, प्लस होता है, इस प्रकार से। तो हम लोग इस बात को देखें ध्यान से तो समझ पाएंगे। इसी को हम लोग क्या लिया, यू और भी, तो हम लोग लिख पाते हैं माइनस क्या लिखेंगे, भी अपान क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। यही आपका फार्मूला है जो डेराइव करना था। तो हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। और चौथे का एक क्वेश्चन और है अथवा करके, उस अथवा करके क्वेश्चन कौन सा, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका एक क्वेश्चन और है अथवा करके, उसको हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और तुरंत देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, और इसमें मैक्सवेल का नियम बोला है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की व्याख्या कीजिए और प्रेरित धारा की दिशा भी ज्ञात कीजिए। धारा की दिशा भी ज्ञात करने को बोल रहा है। यदि फैराडे के जो नियम है उसकी बात करें तो फैराडे के नियम के लिए हम लोग कौन कौन सा बातें की गई, फैराडे साहब ने कौन से नियम दिए हैं। तो इसका अथवा मतलब चौथे का जो अथवा वाला पार्ट है, अथवे की बात कर रहे हैं, चौथा अथवा की बात करें तो लिखेंगे फैराडे साहब ने 2 नियम दिया था। क्या दिया था, फैराडे के स्वप्रेरण के 2 नियम हैं। फैराडे फैराडे के स्वप्रेरण के 2 नियम हैं, 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, तो बोलेंगे फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, प्रथम नियम या फिर प्रथम नियम, हाँ फैराडे के प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहलाता है, पहले स्वप्रेरण किसे कहते हैं, थोड़ी सी बात को समझिएगा। जब क्लासेस में ऑफलाइन की क्लासेस होती हैं तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऑफलाइन हम लोग स्वप्रेरण की बात करें, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, थोड़ी सी बातें समझ लीजिए। यदि कोई बंद कुंडली होगा,
यदि कोई बंद कुंडली है, यदि बंद कुंडली होगा तो बंद कुंडली जैसे मान लीजिए ये हमारा बंद कुंडली हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए ये बंद कुंडली है। अब इस बंद कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस बंद कुंडली में क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित हो रही है। और धारा प्रवाहित होगा तो कैसे मालूम चलेगा, इसमें एक क्या लगाएंगे, एमीटर लगाएंगे तो पता चलेगा इसमें क्या है, धारा बह रही है। अब इस कुंडली में क्या करेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र को, यदि कुंडली बंद कुंडली है तो बंद कुंडली में यदि चुंबकीय क्षेत्र को प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें अपने आप धारा बहने लगती है। इसी यही आपका क्या फैराडे का नियम। तो कह रहे हैं कि फैराडे का नियम पहला ये क्या कहलाता है, यदि कोई बंद कुंडली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय यदि बंद कुंडली में, यदि बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन किया जाए, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन किया जाता है, किया जाता है तो कुंडली में, तो कुंडली में, तो कुंडली में, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत, प्रेरित विद्युत वाहक, वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण, जिसके कारण धारा, जिसके कारण कुंडली में, जिसके कारण कुंडली में, जिसके कारण कुंडली में, कुंडली में धारा, धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, होने लगती है, होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। ये तब तक प्रवाहित होती है कि जब तक ये तब तक धारा प्रवाहित होती है जब तक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है। आगे ये रहा पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहलाता है, दूसरा नियम क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम। हेडिंग डालेंगे फैराडे, फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहलाता है, यदि फ्लक्स परिवर्तन होता है तो फ्लक्स परिवर्तन होने से जो विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव विद्युत वाहक बल के परिणाम को व्यक्त करता है। कहने का मतलब यह है कि जब फैराडे का द्वितीय नियम ये कहेगा यह विद्युत वाहक बल के परिणाम को व्यक्त करता है, यह विद्युत वाहक बल के परिणाम को व्यक्त करता है। तो कहेंगे द्वितीय, यह नियम, यह नियम विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल के परिमाण, परिणाम, परिणाम को व्यक्त करता है, परिणाम को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। इसके आगे लिखेंगे इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे कि इसमें जो विद्युत वाहक बल का मान, क्या लिखेंगे, विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक, वाहक बल का, बल का परिमाण, बल का परिमाण, बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की, फ्लक्स परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। मान जो होता है वह चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो विद्युत वाहक बल है उसे ई से प्रदर्शित करते हैं। जो ई का मान है वह डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्लक्स परिवर्तन के ऊपर। ये फ्लक्स का मान φ2 माइनस, मान लीजिए फ्लक्स परिवर्तन φ2 अपॉन क्या हुआ, φ1 बटे क्या हुआ, डेल्टा टी। यहाँ से जो ई का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ई बराबर होगा वहाँ पर के माइनस के डेल फाई अपॉन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। ये आपका द्वितीय नियम होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला मॉडल क्या होता है, समाप्त होता है। हम लोग इसमें फैराडे का नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, दोनों नियम को अच्छी तरह से समझ पाएं और इन दोनों नियमों के तहत
हम लोग इसमें दोनों नियम को देखें। और इस प्रकार से यदि कोई समस्या हो रही है, कहीं पे बातें नहीं समझ में आ रही हो, कोई तेज पढ़ा रहे हो, कोई बातें हो जहाँ पर डाउट हो, निसंकोच कमेंट में करिए, उसमें बताइए। जो कुछ समस्या होगी उसको निदान किया जाएगा, फिर से कर लिया जाएगा। जो कुछ डाउट हो उसको जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का नियम का पालन करिए, उस नियम के अनुदेशों का पालन करते रहिए। पढ़ाई को ब्रेक मत करिए, पढ़ाई लगातार करते रहिए। एग्जाम हो चाहे ना हो उसकी बात ध्यान न दीजिए, पढ़ाई जरूर करिए। बी पॉजिटिव। ओके।